नमस्कार। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब हम ये समझेंगे कि जो औषधीय और सुगंधित पौधे हैं जैसे तुलसी, नीम, हल्दी, इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या रोल है और इनको बाहर एक्सपोर्ट करने की कितनी संभावनाएं हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट है, द टर्म मेडिसिनल प्लांट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन हर्बलिज्म। इसका मतलब ये है कि औषधीय पौधे शब्द में वो सभी तरह के पौधे आते हैं जो हर्बलिज्म यानी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से इलाज करने की प्रथा में उपयोग होते हैं। दूसरे पॉइंट के अनुसार ये पौधों का औषधीय मकासद के लिए इस्तेमाल और इसी की पढ़ाई है। अब ये जो शब्द है हर्ब, ये कहाँ से आया? तो तीसरा पॉइंट बताता है, द वर्ड हर्ब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हर्ब एंड एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड हर्ब। मतलब ये लैटिन शब्द हर्बा और पुराने फ्रेंच शब्द हर्ब से बना है। आज के समय में हर्ब का मतलब क्या है? अगला पॉइंट कहता है, Nowadays, herb refers to any part of a plant like fruit, seed, stem, bark, flower, leaf, stigma or a root as well as a non-woody plant. यानी आज हर्ब का मतलब पौधे का कोई भी हिस्सा हो सकता है, फल, बीज, तना, छाल, फूल, पत्ती या जड़। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आखिरी पॉइंट है, earlier the term herb was only applied to non-woody plants. मतलब पहले हर्ब शब्द सिर्फ उन पौधों के लिए इस्तेमाल होता था जिनमें लकड़ी नहीं होती। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। पहला पॉइंट कहता है, Among ancient civilizations, India has been known to be a rich repository of medicinal plants. इसका मतलब है कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं थीं, उनमें भारत को औषधीय पौधों का एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता था। और ये खजाना मिलता कहाँ है? दूसरा पॉइंट देखिए, The forests in India are the principal repository of a large number of medicinal and aromatic plants. यानी भारत के जंगल ही इन औषधीय और सुगंधित पौधों का मुख्य भंडार हैं। अब इनका होता क्या है? तीसरा पॉइंट बताता है, These are largely collected as raw materials for the manufacturing of drugs and perfumery products. मतलब इन पौधों को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह इकट्ठा किया जाता है जिससे दवाइयाँ और परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, तो क्या सिर्फ भारत में ही इनका इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया इन पर निर्भर है। पहला पॉइंट देखिए, Recently, the WHO estimated that 80% of people worldwide rely on herbal medicines for some aspect of their primary health care. सोचिए, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया की 80% आबादी अपनी बेसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसी न किसी रूप में हर्बल दवाइयों पर निर्भर है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और भविष्य की संभावनाएं तो और भी ज्यादा हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, अकॉर्डिंग टू द WHO, अराउंड 21,000 प्लांट स्पीशीज हैव द पोटेंशियल फॉर बीइंग यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स। यानी WHO के अनुसार लगभग 21,000 पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें औषधीय पौधे बनने की क्षमता है। मतलब अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। अब बात करते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कैसे शामिल हैं। पहला पॉइंट है, Medicinal plants such as aloe, tulsi, neem, turmeric and ginger cure several common ailments. मतलब एलो, तुलसी, नीम, हल्दी और अदरक जैसे पौधे कई आम बीमारियों का इलाज करते हैं। और इसीलिए दूसरा पॉइंट कहता है, These are considered home remedies in many parts of the country. देश के कई हिस्सों में इन्हें घरेलू उपचार माना जाता है। और ये एक जानी मानी बात है, जैसा कि तीसरा पॉइंट बताता है। It is a known fact that lots of consumers are using bark and tulsi for making medicines and black tea. मतलब बहुत से लोग दवाइयाँ बनाने और यहाँ तक कि काली चाय बनाने के लिए पेड़ की छाल और तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र में ग्रोथ कैसी रही है। पहला बुलेट पॉइंट है, ओवर द पास्ट 2 decades देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ हर्बल मेडिसिन। यानी पिछले 20 सालों में हर्बल दवाइयों के इस्तेमाल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है। दूसरा पॉइंट, However, there is still a significant lack of research data in this field. मतलब इस फील्ड में रिसर्च डेटा की अभी भी बहुत कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया? तीसरा पॉइंट देखिए, Therefore, since 1999, the WHO has published 3 volumes of the WHO monographs on selected medicinal plants. इसी वजह से 1999 से WHO ने कुछ चुनिंदा औषधीय पौधों पर 3 वॉल्यूम में मोनोग्राफ्स यानी विस्तृत वैज्ञानिक दस्तावेज प्रकाशित किए हैं ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ खास जड़ी बूटियों के महत्व और उनके औषधीय गुणों को और विस्तार से जानेंगे। यहाँ जड़ी बूटियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है फॉर हीलिंग वुंड्स, सोर्स एंड बॉयल्स, यानी घाव, फोड़े और फुंसियों को ठीक करने के लिए। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां आती हैं? ब्लैक पेपर, सिनेमन, मर, एलो, सैंडलवुड और जिनसिंग। दूसरी कैटेगरी है फॉर द किचन गार्डन, मतलब वो जड़ी बूटियां जिन्हें हम अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। इनमें शामिल है बैसिल, फेनल, सिलेंट्रो, एप्पल मिंट, थाइम, ओरेगेनो, लेमन बाम और रोजमेरी। ये सब बहुत जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां हैं। कुछ जड़ी बूटियां हमारे पूरे सिस्टम पर असर डालती हैं। पहली कैटेगरी है ब्लड प्यूरिफायर्स। इनके बारे में लिखा है, मेनी हर्ब्स आर यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर्स बाय एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। इसका मतलब है कि कई जड़ी बूटियां खून को साफ करने का काम करती हैं और शरीर से मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती हैं। इन्हें ब्लड क्लींजर भी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी है इम्यूनिटी बूस्टर्स। ये क्या करती हैं? Certain herbs improve the immunity of a person, thereby reducing conditions such as fever. मतलब कुछ जड़ी बूटियां इंसान की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाती हैं, जिससे बुखार जैसी परेशानियां कम होती हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एक्शन वाली जड़ी बूटियों को देखते हैं। सबसे पहले हल्दी पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट, टर्मरिक इज यूजफुल इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, हार्मफुल माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। मतलब हल्दी जर्म्स, हानिकारक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में बहुत फायदेमंद है। इसीलिए टर्मरिक इज वाइडली यूज्ड एज अ होम रेमेडी टू हील कट्स एंड वुंड्स, यानी कटने और घाव पर इसे घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स की। ये क्या होते हैं? टू रिड्यूस फीवर एंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट, सर्टेन एंटीपायरेटिक हर्ब्स आर यूज्ड। मतलब बुखार और शरीर की गर्मी को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए चिरौला, ब्लैक पेपर और सैंडलवुड। इनका एक और फंक्शन है, स्पेशली यूज्ड इन अरेस्टिंग द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एक्सेट्रा। मतलब ये खून या बलगम के डिस्चार्ज को रोकने में भी खासतौर पर इस्तेमाल होती हैं। आगे बढ़ते हैं पाचन में मदद करने वाली जड़ी बूटियों की ओर। पहली कैटेगरी है एंटासिड्स। हर्ब्स सच एज मार्शमेलो रूट एंड लीफ सर्व एज एंटासिड्स, यानी मार्शमेलो की जड़ और पत्तियां एंटासिड का काम करती हैं। और इनकी खास बात यह है कि द हेल्दी गैस्ट्रिक एसिड नीडेड फॉर प्रॉपर डाइजेशन इज रिटेन्ड बाय सच हर्ब्स। मतलब ये पाचन के लिए जरूरी अच्छे एसिड को शरीर में बनाए रखती हैं। अब एक नज़र डालते हैं प्राचीन ज्ञान पर। एंशिएंट नॉलेज। इंडियन सेजेस वर नोन टू हैव रेमेडीज फ्रॉम एनिमल्स एंड फॉर स्नेक बाइट्स। मतलब भारत के जो ऋषि मुनि थे, उनके पास जानवरों से और सांप के काटने तक के इलाज के नुस्खे हुआ करते थे। अब बात करते हैं सुगंधित जड़ी बूटियों की, यानी एरोमेटिक हर्ब्स की। इनमें पहले हैं एपेटाइजर्स। कार्डमम एंड कोरिएंडर आर रिनाउंड फॉर देयर एपेटाइजिंग क्वालिटीज। इसका मतलब है कि इलायची और धनिया अपनी भूख बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है एरोमा एंड टेस्ट, यानी सुगंध और स्वाद। अदर एरोमेटिक हर्ब्स सच एज पेपरमिंट, क्लोव्स एंड टर्मरिक एड अ प्लेजेंट एरोमा टू फूड, thereby increasing the taste of the meal। यानी पुदीना, लौंग और हल्दी जैसी दूसरी सुगंधित जड़ी बूटियां खाने में एक अच्छी खुशबू डालती हैं, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अब देखते हैं सांस से जुड़ी सेहत के लिए कौन सी जड़ी बूटियां हैं। यहाँ बात हो रही है एक्सपेक्टरेंट्स की। पहला पॉइंट, जिंजर एंड क्लोव्स आर यूज्ड इन सर्टेन कफ सिरप्स। अदरक और लौंग का इस्तेमाल कुछ कफ सिरप्स में होता है। क्यों होता है? दूसरा पॉइंट बताता है। They are known for their expectorant property, which promotes the ejection of mucus from the lungs, trachea and bronchi। मतलब ये अपने एक्सपेक्टोरेंट गुण के लिए जाने जाते हैं, जो फेफड़ों, सांस की नली और ब्रोंकाई से बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ और एक्सपेक्टोरेंट्स के उदाहरण हैं यूकेलिप्टस, कार्डमम, वाइल्ड चेरी एंड क्लोव्स। चलिए अब सर्कुलेशन और हार्ट सपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ लिखा है कि जड़ी बूटियां जैसे कैमोमाइल, कैलमस, अजवाइन, बेसल, कार्डमम, कोरिएंडर, फेनल, पेपरमिंट, स्पीयरमिंट, सिनेमन, जिंजर और टर्मरिक, ये सभी हेल्पफुल इन प्रमोटिंग गुड ब्लड सर्कुलेशन। मतलब ये अच्छे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने में मददगार हैं और इसीलिए Therefore, they are used as cardiac stimulants। मतलब इसीलिए इन्हें कार्डियक स्टिमुलेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी चीजें जो हृदय प्रणाली को उत्तेजित करती हैं। अब आते हैं टॉनिक्स और घाव की देखभाल पर। पहली कैटेगरी है माइल्ड टॉनिक्स।
Certain aromatic plants such as aloe and chiraita are used as mild tonics. मतलब एलो और चिराइता जैसे कुछ सुगंधित पौधों को हल्के टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे काम करते हैं? The bitter taste of such plants helps reduce toxins in the blood. इनका कड़वा स्वाद खून में मौजूद टॉक्सिन्स को कम करने में मदद करता है। साथ ही ये इन्फेक्शन को खत्म करने में भी सहायक हैं। दूसरी कैटेगरी है वल्नेररी हर्ब्स, जो कटने और घाव के लिए होती हैं। हनी, टर्मरिक, मार्शमैलो एंड लिक्विरिस कैन इफेक्टिवली ट्रीट अ फ्रेश कट एंड वूंड। यानी शहद, हल्दी, मार्शमैलो और मुलेठी ताज़े घाव का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें वल्नेररी हर्ब्स कहा जाता है, जिसका मतलब ही है घाव भरने वाली जड़ी बूटियां। तो अभी तक हमने इन पौधों के औषधीय गुणों को समझा। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, जो है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए देखते हैं कि भविष्य में आर्थिक विकास के लिए इन पौधों में कितनी क्षमता है। इनके इस्तेमाल का पैमाना कितना बड़ा है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्स 35,000 to 70,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन यूज्ड। यानी दुनिया भर में लगभग 35,000 से 70,000 पौधों की प्रजातियों का इस्तेमाल दवा, न्यूट्रिस्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स के लिए कभी ना कभी किया गया है। अब अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो भारत में लगभग 1,000 पौधों की प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं, नेपाल में लगभग 700 प्रजातियां और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में तो लगभग 9,905 पौधों की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। अब इसके इकोनॉमिक स्कोप को समझते हैं। फ्यूचर स्कोप में लिखा है कि भविष्य में पौधों पर आधारित नई दवाओं के लिए बहुत गुंजाइश है। अब इनकी वैल्यू को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, मार्केट वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? A subset of economic value which includes all benefits to society. इसे आसान भाषा में समझें तो मार्केट वैल्यू वो कीमत है जो आप किसी चीज के लिए देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? Represents all the social benefits of a particular type of product, including market value. इकोनॉमिक वैल्यू में उस प्रोडक्ट से समाज को होने वाले सारे फायदे शामिल होते हैं। मतलब मार्केट वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मार्केट का चलन भी यही बताता है। पहला पॉइंट कहता है कि इकोनॉमिक वैल्यू को किसी प्रोडक्ट के कुल फायदे के तौर पर देखा जा सकता है, और दूसरा पॉइंट ये बताता है कि औषधीय पौधे और उनके प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं, खास तौर पर हेल्थ फूड, कॉस्मेटिक्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। और इसका नतीजा क्या है? आखिरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, द डिमांड फॉर अ मेडिसिनल प्लांट्स इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। मतलब औषधीय पौधों की मांग सिर्फ बढ़ नहीं रही है, बल्कि कई गुना तेजी से यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो इस बढ़ती मांग से क्या होगा? इससे एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। पहला पॉइंट है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट इन हर्बल प्रोडक्ट्स इज ओपनिंग अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। हर्बल प्रोडक्ट्स का जो तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, वो विकासशील देशों के लिए नए अवसर खोल रहा है। और वे इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आखिरी पॉइंट कहता है, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द राइजिंग ग्रीन कंज्यूमरिज्म ट्रेंड टू डेवलप देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। वो ग्रीन कंज्यूमरिज्म के बढ़ते ट्रेंड से फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आजकल लोग प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए अच्छी चीजें खरीदना पसंद करते हैं, और इसी ट्रेंड की वजह से विकासशील देश अपने एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये पौधे न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।